कॉस्मिक, टाइम और मिस्टिकल रियल में सक्सेसफुल होने के बाद मार्वल स्टूडियोज अपनी पकड़ ग्राउंड लेवल पर बनाने के लिए एमसीयू में शुरुआत कर रहा है मास्टर मार्शल आर्टिस्ट शैंग ची की, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक्शन की एक नई लेगेसी शुरू करेगा। लेकिन कैसा होगा, शैंग ची की मूवी देखने से पहले शैंग ची को और भी बेहतरीन तरीके से जानने का, वो भी बिना किसी स्पॉयलर्स के। आज की स्टूडियो में हम लेकर आए हैं शैंग ची के 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स, जो आपको इस कैरेक्टर के लिए और भी कहीं ज्यादा एक्साइटेड कर देंगे, क्योंकि आज की स्टूडियो में आपको पता चलने वाला है कि शैंग ची के नाम का असल मतलब क्या है, क्या अंतर है शैंग ची के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पिता और मार्वल कॉमिक्स के पिता के बीच में। मार्वल में वो कौन है जो शैंग ची को एक बहुत कड़ी टक्कर दे सकता है, कौन कौन सी है शैंग ची की अनबिलीवेबल और शॉकिंग पावर्स एंड एबिलिटीज, और फाइनली जानेंगे शैंग ची के कुछ पिछली मूवीज की कोशिशों के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल में शैंग ची की शुरुआत की कहानी साल 1972 से शुरू होती है, जहां पर मार्वल 1972 के कुंग फू टेलीविजन प्रोग्राम के राइट्स को कॉमिक बुक के रूप में पब्लिश करने के लिए एक्वायर करना चाहता था, लेकिन उस समय मार्वल को मना कर दिया गया। और ये मना करने वाला और कोई नहीं बल्कि डीसी कॉमिक्स के राइट्स को होल्ड करने वाली कंपनी वार्नर ब्रोस थी। तुम मेरा दुश्मन हो। इवेंचुअली मार्वल ने यहाँ पर हार नहीं मानी और उसने दूसरा रास्ता अपनाया, जहाँ पर उन्होंने इंग्लिश नॉवेलिस्ट आर्थर हेनरी सार्सफील्ड वार्ड AKA सैक्स रोमर के क्रिएट किए हुए डॉक्टर फू मैंचू के राइट्स को एक्वायर किया और इसी कैरेक्टर के बेटे के रूप में शैंग ची को स्पेशल मार्वल एडिशन के इशू नंबर 15 में दिसंबर 1973 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। अब शैंग ची को इंट्रोड्यूस करने का एक और बहुत बड़ा रीजन था कि 1970s के जमाने में यूनाइटेड स्टेट्स में कुंग फू मूवीज का बहुत बड़ा ट्रेंड चला था और इस ट्रेंड के ट्रेंड सेटर थे हांगकांग सुपरस्टार और मास्टर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली, और इसी के कारण शैंग ची को ब्रूस ली के ऊपर ही मॉडल किया गया था। कहते हैं कि नाम में आखिर क्या रखा है। वेल, कभी कभार नाम ही लोगों की पर्सनालिटी को डिफाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर शैंग ची के नाम का मतलब है द राइजिंग एंड एडवांसिंग ऑफ द स्पिरिट, जो बेसिकली उसके नाम के हिसाब से सटीक इसलिए बैठता है क्योंकि बहुत ही कम उम्र से ही उसका पिता डॉक्टर फू मैंचू उसे बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग देता है, और जब अपने पिता की काली सच्चाई उसे पता चलती है तो वो उसकी परछाई से निकलने की हर एक कोशिश करता है, और इसी चीज पर आधारित मूवी भी होने वाली है। ऐसे में उसका नाम बहुत ही परफेक्ट था। अब उसके पिता के बारे में बात चल ही रही है तो चलिए उसके बारे में जान भी लेते हैं। कॉमिक बुक के अंदर शैंग ची का पिता डॉक्टर फू मैंचू को बताया गया है, जो बेसिकली नॉवेलिस्ट सैक्स रोमर द्वारा क्रिएट किया हुआ एक बहुत ही नेगेटिव और विलेनस कैरेक्टर था, जो वेस्टर्न सिनेमा और मीडिया में अर्ली 20th सेंचुरी में कई सारी मूवीज और टीवी शोज में अपीयर हो चुका है। और बिल्कुल वैसा ही इसे मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी दिखाया गया था, जहाँ पर ये ऑब्वियसली एक सुपर विलन था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जहाँ पर भी इस कैरेक्टर को दिखाया गया था वहाँ पर इसे बहुत ज्यादा रेसिस्ट और एग्जैजरेटेड स्टीरियोटिपिकल वे में दिखाया गया था। यहाँ तक कि उसके नाम का भी कोई खास मतलब नहीं है और उसे ऐसे ही बना दिया गया था। ऑब्वियसली इस क्रिटिसिज्म को मार्वल कॉमिक्स को भी झेलना पड़ा, एंड ऑब्वियसली अगर मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये हाल था तो मार्वल स्टूडियोज ये गलती थोड़ी दोहराएगा। और शैंग ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स मूवी के अंदर शैंग ची के पिता को द मैंडरिन बताया गया है, जहाँ पर कॉमिक बुक के अंदर शैंग ची और द मैंडरिन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और जब मैंडरिन और शैंग ची का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है तो ऐसे में शैंग ची और उसके 10 रिंग्स का कनेक्शन मूवी में नए तरीके से बनाया गया है, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी और नए जमाने के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट साबित हुआ। अब शैंग ची के पिता के बारे में आपने तो जान लिया, लेकिन शैंग ची के परिवार की कहानी अभी खत्म नहीं होती। कॉमिक बुक में इनिशियली फा लू शुई के नाम से उसकी एक सौतेली बड़ी बहन भी है, जो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही शैंग ची के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है और एक इवल सुपर विलन है। यहाँ तक कि अपने पिता की परछाई से निकलकर उसने अपना खुद का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन द ओरिएंटल एक्सपेडिटर्स शुरू किया। इसके साथ साथ वो ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस MI6 की डायरेक्टर भी रह चुकी है। इसके अलावा उसके पास कॉमिक बुक के अंदर सुपर पावर्स भी हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन लॉन्जिटिविटी, हिप्नोटाइजिंग, साइंटिफिक सॉसरी और एल्केमी की नॉलेज, एंड ऑफ कोर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट की एक बहुत ही बेहतरीन नॉलेज। अब मूवी के अंदर भी शैंग ची की एक बहन को दिखाया गया है, जिसका नाम चेंज किया गया है जियालिंग के रूप में। अब देखना होगा कि ये कॉमिक बुक के हिसाब से कितनी एक्यूरेट है। अब जैसा कि मैंने फू मैंचू के
वेस्टर्न मीडिया के अंदर स्टीरियोटिपिकल डिपिक्शंस के बारे में समझाया था, मार्वल कॉमिक्स भी किसी से पीछे नहीं था, जहां पर इन कॉमिक बुक्स के अंदर एशियन कैरेक्टर्स को मोस्टली येलोइश कलर में पेंट किया जाता था, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव एशियन स्टीरियोटाइप है। और स्पेशली शैंग-ची को कॉमिक बुक के अंदर ब्रॉन्ज गोल्ड कलर में पेंट किया जाता था, जिसके कारण वेस्ट में रह रहे एशियन लोगों को ये चीज बहुत ऑफेंसिव लगती थी। और इन कॉमिक बुक्स के अंदर एशियन और व्हाइट कैरेक्टर्स के बीच में कलर डिफरेंस साफ देखा जा सकता था। इवेंचुअली जैसे जैसे टाइम बीतना शुरू हुआ, मार्वल ने इस चीज को छोड़ दिया और मार्वल के लिए इन रेसिस्ट स्टीरियोटाइपिंग को छोड़ने का सबसे बड़ा बहाना बना सैक्स रोमर के डॉक्टर फू मैनचाओ के कैरेक्टर के राइट्स की वैलिडिटी एक्सपायर होना, जिसमें फू मैनचाओ के साथ साथ सर डेनिस नीलैंड स्मिथ, डॉक्टर जेम्स पिएटर और फालो शुई जैसे कैरेक्टर्स के राइट्स चले गए, जिसके कारण मार्वल ने डॉक्टर फू मैनचू और फालो शुई को हटाने के बजाय इनके नामों को चेंज कर दिया, जिसके कारण फू मैनचू बन गया जेंग जू और उसकी बहन फालो शुई का नाम बदलकर जेंग बाओ यू कर दिया गया। शैंग-ची के कई सारे मार्वल के फेमस कैरेक्टर्स के साथ भी एफिलिएशन रहा है, जिसमें वो कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन और वुल्वरीन जैसे कैरेक्टर्स के साथ भी लड़ चुका है। यहाँ तक कि वो मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडर आइलैंड्स के इवेंट्स के दौरान स्पाइडरमैन को मार्शल आर्ट में ट्रेन भी कर चुका है। यही कारण है कि उसे मार्वल कॉमिक्स के अंदर मास्टर मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। अब भाई कोई कितना ही मास्टर क्यों ना हो, उसका जोड़ का तोड़ तो होता ही है। और ऐसे में मार्वल कॉमिक्स के अंदर शैंग-ची की बराबरी डैनी रैंड एके आयरन फिस्ट ही कर सकता है, जहां पर दोनों कैरेक्टर्स के पास ची को मैनिपुलेट करने की एबिलिटीज हैं और इनके पास अपने सेट ऑफ कॉम्बैट स्किल्स हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी ब्लैक पैंथर शैंग-ची के ही ची को ज्यादा काबिल मानता है। अब अगर शैंग-ची के पावर्स की बात की ही जाए तो ये आपको बहुत ज्यादा शॉक कर सकती हैं, जिसमें वो एक सुपर मार्शल आर्टिस्ट के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन जिमनास्ट और एक स्किल्ड मार्क्समैन तो है ही, साथ ही उसे अपने नर्वस सिस्टम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, जिसके कारण वो अपने शरीर की ब्लीडिंग को बहुत ही आराम से रोक सकता है। साथ ही साथ इसी की वजह से वो अपने शरीर में फैलने वाले पॉइजन को भी बहुत आराम से रोक सकता है। साथ ही साथ रिसेंटली शैंग-ची ने कॉस्मिक रेडिएशन की मदद से खुद को डुप्लीकेट करने वाली पावर्स की एबिलिटी को भी अडॉप्ट किया है। शैंग-ची की एफिलिएशन तो आपने जान ली, लेकिन अगर बात करें उसके टीम अप्स की, तो शैंग-ची मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक लोन वुल्फ होने के बावजूद भी कई सारी टीम्स का हिस्सा भी रह चुका है, जिसमें वो एवेंजर्स, एजेंट्स ऑफ एटलस, हीरो फॉर हायर और ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंसी MI6 का भी एजेंट रह चुका है। साथ ही साथ सिविल वॉर के दौरान उसने टोनी स्टार्क का साथ दिया था, जहां पर टोनी स्टार्क ने उसे रिपर्सल टेक्नोलॉजी वाला नंचक बना के दिया था। शैंग-ची के वंडर्स की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। शैंग-ची एक बड़े से ड्रैगन का भी सामना कर चुका है, जहां पर 2014 के एवेंजर्स वर्ल्ड के इशू नंबर 14 में हैंड मदरीपुर आइलैंड के नीचे सो रहे एक बड़े से ड्रैगन को जगा देते हैं और इसी से निपटने के लिए पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके शैंग-ची उसे बहुत बुरी तरह से हराता है। अब बात करते हैं कि आखिर शैंग-ची का मार्शल आर्ट स्टाइल कौन सा है। वेल, शैंग-ची के मार्शल आर्ट स्टाइल का नाम है वुशु, जो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है फेमस अलग अलग चाइनीज मार्शल आर्ट का, जिसके कारण शैंग-ची को गन स्टाइल, जिसमें वो लॉन्ग आर्म वेपन को इस्तेमाल करने में बहुत माहिर है, विंग चुन, जिसमें अपनी हाथों का तेज इस्तेमाल और अपोनेंट की एनर्जी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की टेक्निक को कहते हैं, और जियान की नॉलेज है, जो बेसिकली डबल एज स्वॉर्ड को ग्रेसफुली इस्तेमाल करने की टेक्निक को कहते हैं। आज भले ही शैंग-ची का हल्ला दुनिया भर में मार्वल की वजह से मच रहा है, लेकिन 80s के जमाने में भी मार्वल ने अपनी एक कोशिश की थी, जहां पर 80s के जमाने में स्टैन ली शैंग-ची की मूवी बनाना चाहते थे और वो बेसिकली इसके लिए ब्रूस ली के ही बेटे ब्रेंडन ली को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन उस दौरान इस मूवी को डिले कर दिया गया और 1994 की द क्रो मूवी के बाद ब्रेंडन ली की डेथ हो गई। लेकिन फिर भी इसके बाद भी मार्वल स्टूडियोज ने अपनी कोशिश जारी रखी थी और सितंबर 2005 में जब मार्वल ने मार्वल स्टूडियोज की शुरुआत की थी, तब उनकी मूवी की डेवलपमेंट की पाइपलाइन में मार्वल के 10 ए-लिस्ट कैरेक्टर्स के साथ साथ शैंग-ची का भी नाम शामिल था। लेकिन जब मार्वल के चेयरमैन एवी एराड अपने पद से रिटायर हुए, तो उस समय इस आइडिया को छोड़ दिया गया और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की लाइनअप को बढ़ाया गया। खैर फाइनली मार्वल स्टूडियोज को एक कैरेक्टर याद था और इस साल हमें देखने को मिल रही है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स।
तो गाइस ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग एंड ऑसम द शैंग-ची कॉमिक बुक कैरेक्टर फैक्ट्स। भले ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर शैंग-ची का रोल बहुत छोटा रहा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पॉपुलर करने वाला है। ऐसे में इस कैरेक्टर के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी तो होनी चाहिए। खैर उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैरेक्टर फैक्ट वाली वीडियो कैसी लगी और क्या आप किसी और कैरेक्टर के फैक्ट्स जानना चाहेंगे। हमारे आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।